आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पे। मैं संदीप मौर्य साथियों आप सभी को साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो साइंस के ऑलरेडी कई सारे लेक्चर बना दिए गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप लोग उन लेक्चरों को देख सकते हैं। साथियों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथियों सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था धारा के चुंबकीय प्रभाव में जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है, असल में चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो साथियों जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी अगर कोई चालक है और किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने बताया था कि मतलब किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसका प्रयोग ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था और इनके प्रयोग को ही हम लोगों ने क्या बोला था, ऑर्स्टेड का प्रयोग। क्या बोला था? ऑर्स्टेड का प्रयोग। यानी ऑर्स्टेड के प्रयोग द्वारा ही हमें पता चल पाया था कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। साथियों आप लोगों ने ये तो जान ही लिया था कि अगर आवेश है तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहाँ पर किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो वो अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो वह क्षेत्र साथियों एक तरीके से आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आइए इसको देखते हैं ऑर्स्टेड का प्रयोग क्या था, इसके बारे में पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी चालक के समीप किसी चुंबकीय सुई को कंपास सुई भी बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा। यानी ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक के समीप किसी चुंबकीय सुई दिशा सूचक को रखा जाता है तो उसमें धारा प्रवाह की वजह से विक्षोभ उत्पन्न होता है। आइए इसको हम आपको बताते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके। साथियों जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, कोई चालक है, इसमें अगर हम लोग धारा प्रवाहित करें और साथियों यहीं पर धारा जैसे मान लो इसमें प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर हम क्या लाएं, कंपास सुई लेकर आएँ। क्या लेके आएँ? कंपास सुई इसके पास लेके आते हैं। तो आपको पता है जो कंपास सुई होता है उसमें दो तरह के ध्रुव होते हैं, एक साउथ ध्रुव होता है, एक नॉर्थ ध्रुव। तो कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं मेरे भाई। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? तो हमने कहा जो कंपास सुई होता है उसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। यानी जो उसकी सुई होती है कंपास की तो वो एक निश्चित दिशा में ठहरी हुई होती है। तो साथियों इसका मतलब उनका मान लिया ध्रुव किसकी ओर है, नॉर्थ से साउथ की ओर उनका मतलब है, मतलब उनकी जो सुई की दिशा है वो नॉर्थ से साउथ है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई कंडक्टर है, इसमें क्या है मेरे भाई, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस कंडक्टर के पास अगर कंपास सुई लेके आए ना, तो ये जब पहले ये नॉर्थ साउथ में था तो ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ से कुछ अलग दिशा में आ जाता है। तो ये अलग दिशा में इस वजह से आया क्योंकि इस पर इन्होंने जो कंपास सुई है ना, इस पर कहीं ना कहीं एक प्रकार का बल लगा हुआ होगा जो सुई को क्या कर दिया है, अपनी निश्चित दिशा से विक्षेपित करने का काम करता है। अब यहीं पर साथियों जो कंपास सुई है, मान लो अभी कंडक्टर के पास लेके आए थे, अब यही कंपास सुई को हम एक चुंबक के पास लेके आते हैं। किसके पास लेके आते हैं? दृढ़ चुंबक के पास लेके आते हैं। तो जो हम लोगों ने इस कंपास सुई को जो चालक के पास ले गए थे ना, जो प्रक्रिया चालक के साथ हो रही थी, वही कंपास सुई को जब हम छड़ चुंबक के पास लाते हैं तो उतनी ही दिशा में वो विक्षोभित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग में हमें पता चल गया था कि जिस प्रकार से हम कंपास सुई के पास एक चुंबक लेके आते हैं तो कंपास की सुई विक्षेपित हो जा रही है, तो उसी प्रकार से अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, इसके पास कंपास सुई रखते हैं तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो वैद्युत
चालक होता है यानी धारा प्रवाहित होती है किसी चालक में, तो इसका मतलब उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आई होप कि अब चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल ही आसान हो गया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ऑस्टेड का प्रयोग क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दें, ऑस्टेड के प्रयोग द्वारा धारा के चुंबकीय प्रभाव की पुष्टि हुई। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो चुंबकीय प्रभाव है वो कैसे उत्पन्न हुआ, किस वजह से उत्पन्न हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ी है साथियों। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। अब यहीं पर बात करते हैं, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली भौतिक राशि को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना मेरे भाई, जैसे कोई चालक है, इसका मतलब किसी चालक के चारों ओर, जैसे मान लो धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने कब सिद्ध किया था। तो ये जो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक थे, जो चुंबकीय प्रभाव को कब इसकी पुष्टि की थी, यानी इसका प्रयोग कब किया था, तो 1812 में किया था साथियों। इसके द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा ही इन्होंने बताने का ये प्रयास किया था कि किसी चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्षेत्र, ये प्रयोग कब किया था साथियों, तो 1812 में इसका प्रयोग द्वारा इन्होंने बताया था साथियों। अब यहीं पर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हालांकि ये आएगा नहीं, इसके मात्रक से सवाल बनते हैं साथियों। फिर भी मेरा कर्तव्य है, मेरा परम कर्तव्य है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे ढंग से पढ़ाई जाए साथियों। कोशिश यही है कि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट दिया जाए साथियों। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ध्यान दीजिएगा, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार पर एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। हालांकि हमने कहा डेफिनेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि थोड़ा बहुत जानकारी आपको दी जाए साथियों। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना साथियों, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब। जो आपका चाहे तो आप चुंबकीय क्षेत्र बोलें या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलें, उनका मात्रक साथियों हमेशा याद रखना न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, याद रखिएगा मेरे भाई। और इसका और करके आ सकता है, या तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं साथी। अगर यहीं पर बात की जाए कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है मेरे भाई? सदिश राशि होती है। आप लोगों को याद रखना है सदिश राशि क्या होती है। तो हमने सदिश राशि के बारे में भी आपको पढ़ा रखा है। जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे साथियों सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में हमने कहा था आपका त्वरण आ जाता है, बल आ जाता है, विस्थापन आ जाता है। ये सारी की सारी क्या होती है साथियों? सदिश राशियाँ होती हैं। अब यहीं पर बात करते हैं साथियों एक समान चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, ध्यान दें, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा परिमाण में समान हो, इसका मतलब अगर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा और परिमाण एक समान हो तो वहाँ पर साथियों क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके अपोजिट साथियों क्या हो जाएगा? जैसा कि अभी आपने देखा कि क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिशा परिमाण में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो एक समान हो जाएगा। अगर यहीं पर एक समान नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? असमान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको हम बताने का प्रयास कर रहे होंगे साथियों। आई होप कि आप लोगों को पढ़ करके कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़
एक लाइक तो बनता है साथियों। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अलग अलग बिंदुओं पर, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यदि अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा परिमाण में असमान हो, असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है साथियों। तो अब इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और यहाँ पर ये नियम साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक जो अब हम लेने जा रहे हैं, ये परीक्षा के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट है साथियों। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा गया है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि टॉपिक का ही नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो असल चैप्टर साथियों अब यहाँ से स्टार्ट होता है, इस नियम से स्टार्ट होता है साथियों। अब हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर मान लिया ये क्या है, ए बी एक वायर है, वायर बोले तो तार है साथियों। अगर ये तार है तो इसमें हमने मान लिया कि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, और यहाँ कहीं पर हमने अल्पांश मान लिया डेल्टा एल से थीटा कोण पर साथियों, थीटा कोण पर आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पर साथियों। इस नियम को हम लोग बायो सेवर्ट के नियम से भी जानते हैं। किसके नियम से जानते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। बायो सेवर्ट का नियम ही क्या है, आपका धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, यही असल में बायो सेवर्ट का नियम भी होता है साथियों। अब यहीं पर बात करें, इसका मतलब यहाँ पर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तो अभी हमने आपसे कहा था कि अगर धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब इसके चारों ओर कितनी दूरी पर हो रहा है, तो हमने मान लिया कि आर मीटर दूरी तक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। तो जो बायो सेवर्ट थे ना, उन्होंने भी एक नियम देने का प्रयास किया। तो यहाँ उन्होंने बताया जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसमें जो बह रही है धारा, यानी किसमें बह रही है, चालक में जो धारा बह रही है, वो क्या होती है मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से एक बार दोहराना चाह रहे हैं अपने बात को। हमने कहा मान लो ये क्या है, चालक है। अगर ए बी कोई चालक है, तो इसमें अगर आई एम्पियर की धारा बह रही है, तो जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, वो धारा की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। अब आई होप कि आपको पहला नियम समझ आ गया होगा। तो बायो सेवर्ट का पहला नियम क्या कह रहा है, यदि चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की, आई एम्पियर की, तो वो क्या होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये बायो सेवर्ट का पहला नियम था। अब यहीं पर साथियों आगे बात करें तो ये क्या है, आपका अल्पांश है। क्या है मेरे भाई, किसी चालक तार का अल्पांश। अल्पांश का मतलब छोटा सा एक पार्ट ले लिया गया है चालक में ही, उस पार्ट पर, उस पार्टिकुलर पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यह चालक खंड डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो हमने यहाँ पर अल्पांश लिया है ना, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी क्या होती है मेरे भाई, जो अल्पांश होता है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं, तो बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल हो जाएगा साथियों। अब यहीं पर बात करते हैं साथियों, ये दूरी है आपकी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो दूरी के क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो यहाँ पर अल्पांश लिया, अल्पांश से थीटा कोण बनाते हुए आर मीटर की दूरी पर जो पी है, तो यानी ये जो दूरी है ना साथी, दूरी है वो वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, अल्पांश से जो आर मीटर की दूरी ली गई है उसका वर्ग कर दो, उसका व्युत्क्रम कर दो, उसके क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों देख सकते हैं बी अनुक्रमानुपाती 1/r² के हो जाएगा। अब यहीं पर साथियों और बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो साथियों ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है ना,
साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ जाता है साइन थीटा। साइन थीटा को हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं ज्या। तो इसका मतलब जो अल्पांश से थीटा कोण बना रहा है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है ज्या के क्या होती है, जो कोण की ज्या होती है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा ये क्या कौन सा नियम था, तो ये बायो सेवर्ट का कौन सा नियम था, तो चौथा नियम था साथियों। इन चारों नियमों को मिलाने पर साथियों, इन चारों नियमों को मिला दिए तो यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, बी अनुक्रमानुपाती आई डे एल मतलब डेल्टा बोल सकते हैं, डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा, चिन्ह हटेगा, उसकी जगह पे म्यू नॉट अपान 4 पाई आ जाएगा। तो इस तरीके से चारों नियम मिलाने पर एक फार्मूला बना साथियों, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ जाएगा साथियों। आई होप कि ये नियम आपको समझ में आए होंगे, और इसी सूत्र को ना हम लोग क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम भी बोलते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, लिख करके रख लीजिए। अब यहाँ पर जो म्यू नॉट अपान 4 पाई आया है, एक तरह का नियतांक होता है, एक तरह का नियतांक होता है साथियों। इसका मान कितना होता है, तो 10 की पावर -7 होता है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, तो एक नियतांक है, इसका मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर के होता है साथियों। याद रखिएगा यहाँ पर म्यू नॉट आया है जिसे हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। तो साथियों इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था निर्वात की वैद्युशीलता जिसे आप साइलेंट नॉट बोलते थे, और यहाँ पर साथियों चुंबकीयशीलता यानी चुंबकशीलता की बात होगा तो म्यू नॉट की बात हो रही होगी। और इसका मान देखो अभी हमने बताया था म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर क्या होता है, तो 10 की पावर -7 यानी 4 पाई इधर चला आएगा, तो इसका मतलब म्यू नॉट का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 पाई इंटू 10 दी पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर के निकल आएगा। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो साथियों यहीं पर हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। साथियों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम होते हैं, इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे साथियों। सबसे पहले बात आती है दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पहले हम पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको आसान वे में समझाने का काम करेंगे साथियों। यदि हम दाएं हाथ का पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत ऐसे रहें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा, यानी जो अंगूठा हो वो धारा की दिशा में हो, ठीक है, तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। यानी इसका मतलब जब आप अपना हाथ फैलाएं तो अंगूठा और फैली हुई अंगुलियों के बीच में साथियों 90 डिग्री का कोण बने। तो अब ये जो उंगलियां हों वो किसकी दिशा की ओर हों, जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो उस दिशा में आपको रखना है। और अंगूठा क्या होना चाहिए, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में होना चाहिए। अगर मेरे भाई ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत होगी, यानी इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हथेली के क्या होगी, लंबवत होगी। अब इस चीज़ को हम लोग आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बाई फिगर हम समझेंगे। मान लिया ये क्या है, आपका अंगूठा है, ये अंगूठा है और इस दिशा में आपकी उंगलियां फैली हुई हैं। मान लिए ये अंगूठा है साथियों, ये अंगूठा है आपका और ये फैली हुई उंगलियां हैं। तो इसका मतलब अंगूठे की तरफ क्या होना चाहिए, धारा की दिशा में होना चाहिए। ये जो आपकी उंगलियां हैं, इस किस दिशा में होनी चाहिए, जिस दिशा में आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस दिशा में ज्ञात करना है उस दिशा में आपको रखना है। और आपको याद रखना चाहिए जो अंगूठा है ना,
हथेली के साथ यानी जो फैली हुई उंगलियां हैं उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनानी चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। तो इसका मतलब चालक के लंबवत यानी ऊपर की तरफ जो हथेली होगी ना आपकी, जैसे आप अंगूठा और ये फैलाए हुए होंगे, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो हथेली से जो ऊपर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ यानी लंबवत साथियों, उस जो लंबवत होगा ना वो किसकी दिशा को शो कर रहा होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो कर रहा होगा। बिल्कुल आसान वे में हमने समझाने का प्रयास करा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे अपना हाथ ले लें, अपने हाथ को सीधा कर लें साथियों, यानी जो फैली हुई उंगलियां हैं जिस दिशा में क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो उस दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो आपकी जो हथेली के ऊपर जो होगा ना वो क्या होगा साथियों? वो किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। तो अभी आप लोग हाथ में प्रैक्टिकल कर सकते हैं साथियों। और याद रखिएगा, अंगूठा और फैली हुई अंगुलियों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए साथियों। अब यहीं पर दूसरा नियम क्या कहता है? मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? यदि हम दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, देखो मैक्सवेल ने क्या बताने का प्रयास किया था, अगर हम दाहिने हाथ से किसी चालक को पकड़े और अंगूठा की दिशा में धारा हो, मतलब अंगूठे की दिशा में धारा बह रही हो, तो मुड़ी हुई उंगलियां चालक के प्रत्यास्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब मेरे भाई, अगर आप किसी चालक को पकड़ लो, अगर पकड़ लिया चालक को, तो अंगूठा जो है धारा की दिशा यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में अंगूठा हो, तो साथियों जो आपकी उंगलियां क्या हैं? अंगुलियां हैं साथियों, अंगुलियां हैं। जैसे मान लो आपने अंगुलियों को मोड़ लिया है, तो मुड़ी हुई उंगलियां जो होंगी ना वो किसको शो कर रही होंगी? आपके चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रही होंगी साथियों। और चुंबकीय बल रेखाएं ही एक तरीके से क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, याद रखिएगा मेरे भाई। अब यहीं पर मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या कहता है? मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है? तो इस बात को भी हम लोग अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम किसी पेंचकस को इस प्रकार घुमाएंगे, किसको मेरे भाई? पेंचकस को। जैसे आप हाथ से अपने पेंचकस को पकड़ लें और किसी स्क्रू गेज को यानी किसी नट को इस प्रकार खोलें। ध्यान दें कि पेंच क्या होना चाहिए। यदि हम किसी पेंचकस को इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो इसका मतलब जो पेंचकस है ना वो किसकी दिशा में होनी चाहिए? धारा की दिशा में होनी चाहिए। तो साथियों अगर ये धारा की दिशा में है पेंचकस की नोक, तो हम जिस दिशा में उसको घुमाएंगे, समझिएगा, अंगूठे को जिस दिशा में घुमाएंगे वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। और ये नियम साथियों किसका था? तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम था। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं साथियों, और हमें बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगती हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही हैं, ख़राब लग रही हैं, जैसे भी लग रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार ज़रूर बताएं। साथियों आप लोगों के लिए एक ड्रीम बैच लॉन्च कर दिया गया है यूपी पुलिस भर्ती को देखते हुए। साथियों इस बैच का फीस मात्र 399 रुपये रखा गया है, और इस बैच में साथियों आपको संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा। यानी आप देख ही रहे हैं कंटेंट की क्वालिटी, यानी कंटेंट ही ज्ञान आरवीएल की पहचान है साथियों। कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी परीक्षा में अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो साथियों आपको टेस्ट सीरीज के साथ अवश्य जुड़ना चाहिए, और ये टेस्ट सीरीज साथियों आपको मिल जाता है मात्र 399 रुपये में। अभी आपके लिए कॉम्बो ऑफर स्टार्ट है साथियों। इसमें आपको मिलता है जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो वर्कशॉप, एसएससी जीडी, यूपी SSC पेट,
ये सारे एग्ज़ामों के आपको टेस्ट मिल जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।